कि हम सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि हम लोग गजल भी पढ़ते जाएंगे और बीच में गजल पर बात भी करते जाएंगे। तो पुनिया जी ने अपनी बात कही और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ प्रमोद शाह नफीस जी को। वो हिंदुस्तान में गजल के इतिहास के नाम भी है और खुद भी बहुत अच्छे शायर हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, ले आए प्रमोद। हिंदुस्तान में उर्दू शायरी पढ़ने वाले ग्रुप से एक तो वो स्पीच में उर्दू पढ़ के शायरी सीखते, दूसरे वो जो देवनागरी हिंदी से शायरी बहुत किताबें तुमने देवनागरी सीखी है। ये अलग बात है कि मैं बड़ा खुश नसीब हुआ कि मुझे अली जाफरी साहब, बेकल साहब, हकीम साहब और निज़ाम साहब सबसे सोहबत प्राप्त हुई, उनसे सीखने मिला। तो जो कुछ मैंने सीखा तो जो महसूस किया, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने कि जब जितांशु जी ने कभी गजलों के सफर पे कुछ बोलना, जो मैं समझाऊँ आपसे शेर भगवान से बड़े बड़े विद्वान बैठे, अब जो मैं समझ पाया वो आपके सामने पेश करूँ। सब जानते हैं कि भाई इसे गजल के बारे में जाने साहब का एक शेर है कि भाई हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में आग दबा दी जाए। और फिर आप सामने कहा कि गजल क्या है, एक शिकारी हिरनी का पीछा कर रहा है, हिरनी भाग रही है बाएं दाएं बाएं दाएं, शिकारी पीछे कर रहा है, वो एक कांटों की झाड़ियों में फंस जाती है और शिकारी तीर के सामने खड़ा हो जाता है। उस समय हिरनी के दिल से आवाज कराह निकलती है, उस कराह का नाम गजल है। बहुत बड़े गजल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और जैसी नाजुक गजल है उसी नजाकत से उसके बारे में बात करनी। जानते कि भी गजल का काफिला रेगिस्तान, अरब के रेगिस्तान से होकर के ईरान के बाबू से गुजर कर जो हिंदुस्तान है, गंगा हिमालय का देश, वहां पर आई। 13वीं शताब्दी में खड़ी बोली इजाद हुई जब यहाँ मेरठ, करनाल, पंजाब के इलाके में मुस्लिम शासक आए। पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, फारसी मिलकर भाषा बन रही थी जब खड़ी बोली नाम दिया गया। और अमीर खुसरो इसके आदि कवि माने जाते हैं। उन्होंने गजल कही थी, जो यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उधर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। इस तरह की और भी फारसी, हिंदी मिलाकर गजल उन्होंने गाई। कुछ साल के बाद संत कबीर ने भी गजल कही थी, हमने इश्क का मस्ताना, हमन को होशियारी किया, रहे आजाद या जन्मे, हमन दुनिया से आई। कबीर के बाद गोलकुंडा के बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने आई तो नौजवान बादशाह उसका प्रस्ताव हो गया। वो कहता है, पिया बाज प्याला पिया जाएगा, पिया बाज पिया जाएगा, पिया बाज यक्त जिया जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां के युग में गजल गोलकुंडा से चलकर औरंगाबाद आई, वहां उसने वली को अपना हमसफर बनाया। तब तक गजल को भारत में करीब 400 वर्ष हो गए थे, मगर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई थी। वली का कालखंड 1668 से मतलब 168 से 1744, कोई 1648 भी मानता है, 17वीं शताब्दी का। आरंभ में शुरुआत में वली के गजलों में हिंदी शब्दों की बहुलता थी। मत गुस्से के शोले सुन, जलती को जलाती जा, तू महर के पानी सुन, तू आग बुझाती जा, इस रात अंधारी में मत खुल पड़ू तू सुन, तो पाँव की झांझर की झनकार सुनाती जा। इस तरह की गजलें वो कह रहे थे। औरंगजेब के जमाने में 17वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचे तो वहाँ शाह बुर्ज नाम के विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हिंदी में इतना भव्य तो हो, हिंदी के शब्द इसमें फारसी शब्द इस्तेमाल करो। आदि वली साहब ने अपनी गजलों में फारसी शब्द को
को ज़्यादा मेहनत की। तो बोले नाज देता नहीं रुखसते गुलदस्त है चमन जार हया दिल के गुलिस्तान में आ, वो इस तरह करते हैं। तो उर्दू में फासियत ज़्यादा। कालांतर में उर्दू शायरी पर फारसी का ऐसा रंग चला कि उसका रंग उतरने में बहुत वक्त लगा। वली से लेकर आज तक मैं अपनी सुविधा के लिए उर्दू गजल के 7 दौर देखता हूँ, वो शायरों के सामने एक वली, मीर, मुसफ़ी, गालिब, इक़बाल, फ़िराक़, इस तरह से मेरे लोग करने की कोशिश की। वली के कालखंड में जो कि 1704 तक था, आरजू, दाऊद, सिराज, फाइज, मज़र, रोगा का दौर था। इस दौर में उर्दू शायर हिंदी शब्दों का बहुत उपयोग करते थे, हालांकि वली ने फारसी शब्द शुरू कर दिए थे। इस दौर में फारसी कुछ मुहावरे मिलाए गए, कुछ फारसी नए शब्द भी आए, और वर्णन शैली सबकी एक सी थी। घोड़ा का तो घोड़ा मिला दिया, घोड़ा का घोड़ा तो भी था उससे। दूसरा दौर वली से मीर तक का, यानी 1745 से 1810 जाने जाना, सौदा, सोज, दर्द, मीर इत्यादि इस दौर के मुख्य शायर थे। इन्होंने उर्दू के पौधे को जंगल से लाकर उपवन में लगा दिया और उसे शीश के नए फूल से। इस दौर में बहुत से पुराने शब्द निकाल दिए गए और नए शब्द जोड़े। यूं औरतें आती थी जाती थी के लिए औरतें आती जाती लिखते थे। सौदा का शेर था कि सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, अपनी तो नींद उड़ गई तेरे फसाने से, तेरे फसाने से। और मीर के बारे में क्या, कोई मीर को तो आप सबने इतना याद कर रखा है। एक देखता था किसी को, तकता था किसी का मुंह, कल मीर था, सब कुछ दीवाना। मीर तो खैर शायर का पूरा रंग बदलता, खुदा सुकून कहे जाते हैं। तीसरा दौर बहुत छोटा था, मीर से मुसफ़ी तक। इसके मुख्य शायर थे ज़ुर्रत, हसन, इंशा और मुसफ़ी। इस दौर की खास बात यह कि इसमें उर्दू बहुत उभरी, बहुत परिमार्जित थी। नज़ीर अकबराबादी इसी काल के थे, वो नज़्मों के शायर थे। मुसफ़ी कहते हैं, लोग भाषा देखिए बदल रही है, लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। कौन से शहरी में होता है, कहाँ होता है, क्या? चौथा दौर मुसफ़ी से गालिब तक, 1825 से 1869। इस दौर में नासिक, आतिश, मोमिन, ज़ौक़, गालिब, अमीर, अनीस, दबीर, ज़फ़र, शेफ़ता, नसीब ऐसे शायर थे। इस दौर में रेख्ता उर्दू बन रही थी। रेख्ता गालिब मुख्य फारसी के शायर थे। उन्होंने रेख्ता को एक मुकाम दिलाने के लिए शायद फारसी उर्दू में लिखा हो। वो कहते हैं, जो ये कहे कि रेख्ता क्यों हो रश के फारसी, जो ये कहे कि रेख्ता क्यों हो रश के फारसी, गुफ्ता गालिब एक बार पढ़ा कि उसे सुना, हाँ गुफ्ता गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना कि यूं। उनके दिमाग में फारसी के बराबर इस बात को पूरा करना था, कोई सोच रही। इसलिए गालिब के इल्जाम में लगता है कि बहुत टफ लिखते हैं, वो ख्याल सब इनका का ये समझे, इनका पूरा समझे। तो उनके दिमाग में हो सकता है कि इस भाषा को 5वें दौर में, और बहुत संक्षेप में बातें आगे बढ़ रहा हूँ। गालिब से ही इकबाल तक 1938 तक, 1869 से दाग, हाली, अकबर, इकबाल, चकबस्त, अमीर, असगर, साबिक, सफ़ी, हसद, शाद, बेखुद, साहिल, रियाज, फानी इसी दौर के शायर हैं। इस दौर में उर्दू की ज़मीन बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुकी थी। डाक का इंतकाल 1905 में हुआ, उसमें उर्दू बन चुकी थी। डाक कहते हैं, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, आती है उर्दू सुबह। इसका मतलब कि उर्दू एक अपना स्थान बना चुकी थी और उर्दू के रूप में जानी जा चुकी थी 20 सदी का आरंभ। छठवां दौर जो है 1938 से 1942 इकबाल से फिराक तक, यह दौर 20 सदी का बहुत 20 सदी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो इस दौर ने उर्दू की गजल काया पलटी कर दी। यह वह सदी थी जिसमें 2 विश्व युद्ध हुए, भारत सहित कई देश आज़ाद हुए, विश्व में डेमोक्रेसी आई, विज्ञान ने नए आयाम स्थापित किए
आदमी चांद पर पहुंचा, नारियों ने अग्रणी भूमिका निभाई, अतः गजल का मैदान भी बड़ा हो। इसके प्यार मोहब्बत से बाहर आकर समाज, राजनीति, संस्कृति, दर्शन, चिंतन, प्रगतिशील आंदोलन इत्यादि समाज हो रहे। 1936 में एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट चला, निजाफी साहब, साहिब कैफी साहब और सब शामिल हुए। तो उसमें नज़में ज़्यादा कही जाने लगी ताकि मैदान बड़ा मिल जाए कहने के लिए। तो वो अलग एक किस्सा है। और इसी दौर में हमें जिगर, फिराक, जोश, यगाना, सिमाब, आरज़ू, चकबस्त, फैज़, हफीज़, सागर, मजाज, जानिसार, अदम, ताबा, मजरूर, शकील, नूर जैसे गज़ल को दिए। तो अख्तर शिरानी, जाफरी, कैफी, साहिब जैसे नज़्म कहने वाले शायर भी थे। आज बात खाली गज़ल की। फिराक साहब के बारे में मैं बात करता हूँ। उन्होंने उर्दू शायरी का मिजाज बदल दिया, भाषा के लिहाज से भी, बिंदुओं के लिहाज से भी, उदाहरणों के लिहाज से भी। नीरा फाटी क्या लिखते हैं फिराक के बारे में, वो वे लिखते हैं कि वली के साथ उस गजल की शुरुआत होती है जिसकी तरक्की याफ्ता जिसका तरक्की याफ्ता रूप फिराक के यहाँ नजर आता है। वली के साथ बैलगाड़ी में चलकर गजल का यह रूप जब औरंगजेब के युग में दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली वालों ने न सिर्फ उसे गले लगाया बल्कि फारसी छोड़कर इसे ही अपना आदर्श बनाया। फिराक की महानता यह है कि उन्होंने गजल के बदले हुए लिबास तक की स्वयं को सीमित नहीं रखा। लिबास के साथ इसका शरीर और आत्मा ही बदल गई और इसमें वह विस्तार जगाने की कोशिश की जो भारत के 4,500 साल की तारीख की शान है। फिराक की गजल में तो भारत जागता हुआ महसूस होता है जो इनसे पहले कबीर के शब्दावली में जगमगाता था, गुरगन साहब से मुस्कुराता था, अकबर के दीन दिलाही में चिलमिलाता था या नजीर अकबादी का काबिल सरसराता था। तो फिराक का एक बड़ा इसमें रहा। वो उन्होंने इस तरह के शेर कहे, भारतीय कल्चर को इसमें इंट्रोड्यूस किया। शिव का विश्वान तो सुना होगा, उसके पहले मिजाज नहीं था। एक तो वो था कि नर्म हवा से मिला रहे हैं शराब, तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे दिमाग, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद जुमाई, जैसे मंदिरों में जगमगा उठूं चिराग। बाद में मजरूर भी लिखते हैं कि छुपा लो दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में रोटी। या शिव का विश्वान तो सुना होगा, मैं भी दोस्त पी गया आंसू। क्या बात, क्या बात। हर लिया किसी ने सीता को, जिंदगी है कि राम का वनवास। क्या बात। इस तरह के शेर फिराक साहब ने कहे। तो फिराक साहब ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बहुत महत्वपूर्ण। फिराक कह सकते थे उनका कि उर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली है। हिंदी के जितने करीब फारसी है उतनी संस्कृत उर्दू के जितने करीब शादी वाला बाजा लगा तो करती वाला है। उनका हिंदी के जितने करीब फारसी है उतनी संस्कृत नहीं है, और उर्दू के जितने करीब संस्कृत उतनी फारसी नहीं है। सही बात। यदि उर्दू में ज्यादा शब्द फारसी का इस्तेमाल करोगे बिना बात तो उर्दू क्लिष्ट हो जाएगी, और हिंदी में संस्कृत इस्तेमाल करोगे तो बोले आप यह कहते हो आप मेरी बात को बीच में मत काटिए, इसमें उर्दू हिंदी सब और आप कि मेरी वार्ता को मध्य में खंडित मत कीजिए। तो कहा कि यदि आप ये कहें कि मेरी वार्ता को मध्य में खंडित मत कीजिए, खड़ी बोले का ठाठ खत्म हो गया। आप चाहे उर्दू में फारसी का शब्द इस्तेमाल करो, चाहे हिंदी में संस्कृत के, पर खड़ी बोले का ठाठ खत्म नहीं होना चाहिए। यह बात है। और दोनों भाषाएं बहुत करीब आ जाएंगी और दोनों भाषाएं बहुत सहज हो जाएंगी। हालांकि भाषा को सहज करने में फिल्मी गजलों का बड़ा हाथ है, उन्होंने बड़ी सहज की है। और इसके बाद आजकल तो खैर जब सुन पढ़ते हैं उर्दू काफ़ी आसान हो गई। फिराक साहब के बाद 82 के बाद बहुत से लोगों ने गजलें कही हैं, और जो मुझे पसंद है उनमें बेकल उत्साही साहब, शहरयार, निदा फाजली, बशीर बद्र, शीनकाफ निज़ाम, वसीम बरेली और भी लोग, ऐसे लोगों ने गज़लों को एक नए मायने दिए, नए अर्थ मतलब नए तरीके से पेश की। उनके बिंब भी अलग से, जो रवायती शायरी थी उसे अलग कर चिंतन का नया ताकल दिया।
और भाषा कितनी आसान हो गई। फिर आप निजाम साहब का केवल एक गलत दो शेर कह के बात खत्म करता हूँ। उर्दू कितनी, हिंदी बहुत आसान हो गई पहले से, बड़ी थी, और उर्दू भी कि भी कहानी कोई अनकही भेजते, कहानी कोई अनकही भेजते, अंधेरा हुआ रोशनी भेजते, फरिश्ते जमीन पर उतार चुके, क्या बात है, फरिश्ते जमीन पर उतार चुके, कहीं से कोई आदमी ने ये रंग ले लिया। और गजल अपने को जो दौर आता है, जैसा वक्त आता है वैसा ढालती रहती है। ये गजल खूबी है, लोग बहुत प्यार करते हैं गजलों को, गजल के नाम से ही लोग इसे खेल जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि गजल इसी तरह अपना सफर कायम रखेगी। आप बहुत खूब है, बहुत अच्छी मालूमात गुफ्तगू। बहुत खूब। आप भी आ जाइए सर, एक मिनट आइए आइए।